Hey everyone, this is Ashi. I welcome you all back to my YouTube channel. सो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th जोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं. 3 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड दिस वीडियो इज़ द 4th लेक्चर ऑफ द चैप्टर. सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में और उनकी प्रॉपर यूज़ के बारे में कि किस तरह से हमको रिसोर्सेज प्रॉपर वे में यूज़ करना है सो दैट हमारी करंट नीड्स भी फुलफ़िल हो जाएं और हमारे फ्यूचर के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इंडिया में और ऐसी कंट्रीज़ जो इंडिया के जैसी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. किसी रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर वे में यूज़ नहीं किया जा रहा. तो कोई रीजन ऐसा है जहाँ पे रिसोर्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. सो इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमको इफ़ेक्टिव प्लानिंग की ज़रूरत होती है. इफ़ेक्टिव प्लान्स बनाने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ किया जाए. और ये प्लान्स बनते हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल्स पे. सो उसके लिए प्लानिंग में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है, सर्वे करना होता है कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस क्वालिटी में अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं एंड कौन से रीजन्स में अवेलेबल हैं. उनकी लोकेशंस हम मैप करते हैं और लास्ट में उनसे रिलेटेड एक बहुत सारे प्लान्स बनाए जाते हैं, प्लान्स फ्रेम करे जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, जिनमें से लास्ट में जाकर हमारा कोई एक प्लान पास होता है जिसको विच इज़ पुट इनटू एक्शन, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसको फॉलो किया जाता है और उसको नेशनल प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है. ओके, सो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. रिसोर्सेज के बारे में हम अभी थोड़ा और पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Efforts made by India. India has been making continuous efforts to achieve the goals of resource planning since the first 5-year plan was started after independence. So India अपना बेस्ट दे रही है. इंडिया इज़ डूइंग इट्स बेस्ट, इंडिया इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट, अपना पूरा बेस्ट एफर्ट्स डाल रही है रिसोर्स प्लानिंग में ताकि हम रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें, ताकि हमारी करेंट्स नीड भी फुलफ़िल हो जाए और हमारे फ्यूचर के साथ भी और आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. हम इजीली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल पीस जो है हम अटेन कर पाएँ, उसके लिए इंडिया काफ़ी सारे एफ़र्ट्स डाल रही है. और आज से नहीं, सिंस इंडिपेंडेंस से, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद से ही 5-year प्लान बनने लगे थे. आपने नाम सुना होगा 5 years प्लान. तो ये जो 5-year प्लान होता है ये 5 years के लिए बनाया जाता है. ओके, लाइक अगर ये 2001 में बनाया तो ये टिल 2005 तक के लिए बनेगा. फिर 2005 वाला प्लान जब ख़त्म हो जाएगा 5 साल का, तो एक नया प्लान बनेगा. तो ये 5 years प्लान आपने नाम सुना होगा पहले भी. ये 5-year प्लान बेसिकली क्या होता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है. ये जो 5-year प्लान होते हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, डेवलपमेंट बढ़े. तो इन्हीं सब डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट के लिए ही ये 5-year प्लान बनाया जाता है. और ये 5 साल का प्लान होता है और ये सिंस इंडिपेंडेंस से बनना स्टार्ट हो गया था. यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ही हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बना था. हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बना था विच स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बना था और उसके बाद से कंटिन्यूसली हर 5 साल में एक नया 5-year प्लान बनता है. और उसका जो मेन फोकस होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कल्चरल डेवलपमेंट हो, हमारी कल्चर की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हर चीज़ से, हर रीजन से रिलेटेड, हर एस्पेक्ट से रिलेटेड सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हो, हमारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हो, हमारे लाइवलीहुड का डेवलपमेंट हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी को हम फेस कर पाएँ, पॉवर्टी को हम रिड्यूस कर पाएँ. तो ये ओवरऑल पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये 5 years प्लान बनाए जाते हैं. ओके, सो आई होप आप सबको पता है कि 5 years प्लान क्यों बनाए जाते हैं. ये 5-year प्लान्स डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं कि हम इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी को हम अटेन कर पाएँ, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, हर इंसान के पास जॉब हो या अपना बिजनेस हो, उनकी अपनी इनकम हो, ताकि वो अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को फुलफ़िल कर पाएँ, रिसोर्सेज़ का बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ हो, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो, हर इंसान के पास जो बेसिक नीड्स हैं एटलीस्ट वो हर एक इंसान की पूरी हो, विच इज़ रोटी, कपड़ा और मकान, वो हर एक इंसान का पूरा हो। ओके, गवर्नमेंट प्लान्स निकालती है, हाउसिंग प्लान्स, गवर्नमेंट जो है आजकल नई नई योजनाएं निकाल रही हैं, नई नई स्कीम्स निकाल रही हैं। लाइक अगर किसी को अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट उसमें हेल्प करती है, आपको पैसे देती है, जिस पे इंटरेस्ट या तो बहुत कम होता है या मे बी होता ही नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्लान्स लाए जाते हैं, काफ़ी सारी प्लानिंग की जाती है। ओके, स्कीम्स निकाली जाती हैं हमारी पूरी कंट्री को एज अ होल डेवलप करने के लिए, हमारी कंट्री को एक बेटर कंट्री बनाने के लिए। और हमारा इंडिया काफ़ी बेटर हो रहा है। काफ़ी ऐसी सारी स्कीम्स आ रही हैं जो लोगों को हेल्प करती हैं, चाहे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो वर्किंग वालों से रिलेटेड हो, तो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो काफ़ी सारी बहुत इम्प्रूवमेंट हमारी कंट्री में आ रहा है। सो इंडिया इज़ डूइंग इट्स बेस्ट, इंडिया अपना बेस्ट दे रहा है, बेस्ट पॉसिबल वे में इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारे रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर नॉन लिविंग रिसोर्स हो, किसी भी तरह का रिसोर्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, उसका बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ हो, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अचीव कर पाएँ और हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा पाएँ। इम्पॉर्टेंट आइडिया: having resources is necessary for the development of any region, बट रिसोर्सेज अलोन आर नॉट इनफ। देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लोकल लेवल पे बात करो, या आप रीजनल लेवल पे बात कर लो, या स्टेट लेवल पे बात कर लो, या नेशनल लेवल पे बात कर लो, या फिर वर्ल्ड एज अ होल पे बात कर लो, तो किसी भी रीजन, किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री, या ये कह लो कि पूरे यूनिवर्स के डेवलपमेंट के लिए, पूरी अर्थ एज अ होल के डेवलपमेंट के लिए, पूरे ग्लोब के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रिसोर्सेज अलोन आर नॉट इनफ। सिर्फ रिसोर्सेज का होना ज़रूरी नहीं है, रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज का ही होना ज़रूरी है। रिसोर्सेज के सपोर्ट में, रिसोर्सेज के साथ कुछ और चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि if there is no improvement in technology and institutions, development may be slow or may not happen। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो हम उन रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम रिसोर्सेज की हेल्प से गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, उनसे हम ऑर्नामेंट्स नहीं बना पाएंगे, हम कोई भी ऐसी चीज़ में उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जिससे हमारी नीड्स, हमारी वांट्स फुलफ़िल होगी। हमारे पास अच्छे डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो हमको नहीं पता होगा, हमें गाइड करने वाली भी किसी की ज़रूरत होती है, और हमें गाइड कौन करता है? इंस्टीट्यूशंस रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है। अगर इंसान को पता नहीं होगा, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा कि तुम्हें रिसोर्स यूज़ करना है, बट कैसे करना है, कितना करना है, कब नहीं करना है, और कितना बचाना है, तो ये सब हमें गाइड करने वाला, गाइडेंस देने वाला, गाइडलाइंस देने वाले प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। ओके, सो हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी और प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत है। रिसोर्सेज के साथ साथ हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी होगी, बेटर इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो ही हम उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर पाएंगे। इन केस हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो शायद हमारी डेवलपमेंट स्लो हो, और ये भी हो सकता है कि डेवलपमेंट ना हो, मे बी देयर इज़ नो डेवलपमेंट एट ऑल, शायद डेवलपमेंट हो ही ना, ये भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन रिसोर्स बट आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि बहुत रिसोर्स रिच हैं, ठीक है, रिच इन रिसोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कल एग्ज़ाम्पल लिया था राजस्थान का। राजस्थान में बहुत ज़्यादा वो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्स की कमी है, तो लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सनलाइट और बस धूप और पानी खाकर लोग ज़िंदा रहेंगे, नहीं, उनको पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो लोग सफ़र कर रहे हैं। ऑल्सो
राजस्थान में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में लिटरेसी रेट बहुत लो है। वहाँ की लड़कियाँ तो आज की डेट में भी राजस्थान की लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती। जो मेल हैं वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको नॉलेज नहीं है कि जो उनके पास विंड और सोलर एनर्जी है उसका बेस्ट पॉसिबल वे में वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। आधे लोगों को 50%, एटलीस्ट 50% तो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके सोलर पैनल्स इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या विंड मिल्स इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है। इतने बैकवर्ड वहाँ पे रीजन्स हैं राजस्थान में। ओके, सो इंडिया में कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जो रिसोर्स में बहुत ज़्यादा रिच हैं, बट वहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। बट एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड, some regions have fewer resources but are economically well developed because they use technology and good planning effectively. इंडिया में अगर ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत कम हैं, या ये कहो कि हैं ही नहीं, बट वो फिर भी इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड एरियाज़ है। जैसे कि दिल्ली हो गया। दिल्ली में कौन सा रिसोर्स है? कोई रिसोर्स नहीं है, या फिर हैं भी तो बहुत कम है। दिल्ली में कोई मिनरल्स की खदानें नहीं हैं, कोई गोल्ड की खदानें नहीं हैं, बट फिर भी दिल्ली एक बहुत डेवलप्ड एरिया है, सिटी एरिया है। दिल्ली में जो विलेज एरिया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री के बाकी किसी भी स्टेट, बाकी किसी भी रीजन के विलेजेस को दिल्ली के विलेजेस से कंपेयर कर लो तो वो भी शहर की तरह ही लगते हैं, क्योंकि वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को पास नॉलेज है, लोगों का एक स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है। उनको पता है कि अगर उनके पास कम रिसोर्स है तो उसको भी यूज़ करके वो कैसे अपनी लाइफ्स को बेटर बना सकते हैं। ओके, सो इसी को हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रिसोर्स का होना ही काफ़ी नहीं है। हाँ, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए रिसोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी तभी हमारे काम आएगी जब उसको यूज़ कैसे करना है हमारे पास नॉलेज हो, हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी हो, हमें गाइडलाइंस देने वाले बेटर इंस्टीट्यूशंस हों, तभी हम उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रिसोर्सेज के होने से डेवलपमेंट नहीं होती, उनको यूज़ करना भी आना चाहिए। ओके, सो ऐसे रीजन्स भी होते हैं जहाँ रिसोर्स होता है बट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड होते हैं। बट ऐसे रीजन्स भी हैं इंडिया में जहाँ रिसोर्स नहीं है बट वो इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड एरियाज़ हैं। अभी हम इन्हीं के बारे में, ऐसे ही कुछ एरियाज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू दैट। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच but economically backward regions and some resource poor but economically developed regions। यानी कि आपको बताना है इंडिया में ऐसे रीजन्स जो रिसोर्स रिच हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, बट वो स्टिल रिसोर्सेज के होने के बावजूद भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन रह गए, वो डेवलप नहीं हो पाए। तो हमें एक ऐसे रीजन्स बताने हैं, और दूसरा हमको ऐसे भी रीजन्स बताने हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं, या तो बहुत फ्यूअर रिसोर्स हैं या बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल वो रीजन्स इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, काफ़ी कुछ डेवलप्ड है। तो हमको ऐसे रीजन्स जो हैं बताने हैं इंडिया में से, और गिव रीज़न फॉर सच अ सिचुएशन। हमको रीज़न भी बताना है कि जो ये सिचुएशन है वो क्यों है। मतलब कि कोई रीजन है वो रिसोर्स रिच है, रिसोर्सेज वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, बट वो फिर भी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाया, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न हमको बताना है। और कोई रीजन जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है बट फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप हो गया, तो वो कैसे हो गया। तो हमें दोनों का रीज़न भी बताना है कि रीज़न क्या है इन सिचुएशंस की, कि क्यों कोई रीजन रिसोर्स रिच होते हुए भी डेवलप नहीं हो पा रहा, और क्यों कोई रीजन रिसोर्स नहीं है फिर भी डेवलप हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको रीजंस भी बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं? से यस, हम बिल्कुल बता सकते हैं, हम अभी बताएंगे। सो अभी हम इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे।
रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। तो सबसे पहले हम उन रीजन्स की बात करेंगे जो रिसोर्स रिच हैं, जहाँ पे वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी मिनरल्स, कोल, बहुत कुछ अवेलेबल है, बट स्टिल वो रीजन्स जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए, अंडर डेवलप्ड हो गए, यानी डेवलप नहीं हो पाए। तो पहले हम ऐसे रीजन्स की बात करेंगे। ओके, तो ऐसे रीजन्स में आता है हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। पूरा मध्य प्रदेश नहीं, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोई कोई एरिया काफ़ी डेवलप्ड है, कोई कोई नहीं है। ओके, सो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में, जहाँ पे रिसोर्सेज तो काफ़ी अवेलेबल हैं, बट ये स्टिल इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाए ये रीजन्स। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके क्या रीजन्स हैं, अब हम वो देखते हैं। सो रीज़न वन इज़ लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला रीज़न है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन रीजन्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से रीजन डेवलप नहीं हो पाया। रीज़न नंबर टू इज़ प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है इन रीजन्स में, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है, यानी कि पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये रीजन्स डेवलप नहीं हो पा रहे। लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। एजुकेशन का भी बहुत लो लेवल है, यानी लिटरेसी रेट बहुत कम है। जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोगों में नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे, उनमें कोई स्किल नहीं डेवलप हो पा रही कि वो कुछ काम करें। तो एजुकेशन की कमी है, स्किल्स की कमी है, जिसकी वजह से लोग वर्क नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं कर पा रहे, कमा नहीं पा रहे, तो इसलिए वो अपने लिए एक लाइवलीहुड नहीं अफोर्ड कर पा रही। नेक्स्ट इज़ resources are not fully utilized or are exploited by outside companies। जो resources इन regions में available हैं, उन resources का एक तो proper way में पूरी तरह से utilization नहीं हो रहा, ठीक है, इन regions में उनका utilization नहीं हो पा रहा, क्योंकि proper infrastructure नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो इस वजह से वो लोग खुद अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से बेस्ट वे में यूज़ नहीं कर पा रहे। तो क्या है कि जो आउटसाइड लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, दूसरे रीजन्स के लोग, दूसरी स्टेट के लोग, जो बाहर के लोग हैं, जो आउटसाइड कंपनीज़ हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो इन रीजन्स के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो ये लोग खुद अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे प्रॉपर वे में, क्योंकि इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास स्किल्स नहीं है। तो जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं आउटसाइडर्स, जो आउटसाइड कंपनीज़ हैं, आउटसाइड लोग हैं, यानी दूसरी स्टेट के, दूसरे रीजन के लोग हैं, वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और इन एरियाज़ के रिसोर्सेज को वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पुअर प्लानिंग। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सरकार की स्टेबिलिटी नहीं है। मे बी ऐसा होता है कि हर थोड़े थोड़े टाइम में इलेक्शंस हो रहे हैं, बार बार मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, लाइक बार बार सीएम चेंज हो रहे हैं, बार बार गवर्नर चेंज हो रहे हैं, बार बार लीडर्स चेंज हो रहे हैं। तो जो नया लीडर आता है वो अपना नया रूल निकालता है, वो अपना नया पर्चा थमा देता है कि ये रूल्स हैं, आज से तुमको इनको फॉलो करना है। फिर वो 2 4 6 महीने रहता है, फिर नया लीडर आ जाता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है इन एरियाज़ में, जिसकी वजह से पुअर प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रही है। ये लोग कोई एक प्रॉपर प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर इनको गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही हैं। जो नया इंसान आता है वो अपनी नई बातें सुनाता है। तो इन सारे रीजन की वजह से, इन सारे रीजन्स की वजह से ये जो हमारे रीजन्स हैं वो रिसोर्स होते हुए भी, रिसोर्स रिच होते हुए भी अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड रीजन्स हो गए हैं। ओके, सो इवन दो दीज एरियाज़ हैव मिनरल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इन एरियाज़ में काफ़ी सारे मिनरल्स, फॉरेस्ट हैं, बट स्टिल दे रिमेन बैकवर्ड ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट।
इतने सारे मिनरल्स, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट होते हुए भी ये सारे रीजन्स अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, अनडेवलप्ड रह जाते हैं, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके पास झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, बट फिर भी ये अनडेवलप्ड रह जाते हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं की जा रही है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं वहाँ पे डेवलप हो पा रहे हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, बहुत लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी कमियों का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आउटसाइड कंपनीज़। इनकी कमियों का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आउटसाइड कंपनीज़, कि ये लोग इनको तो नहीं पता, इनके पास नॉलेज नहीं है कि इनको अपने रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं। तो जो दूसरी स्टेट्स हैं, दूसरे रीजन हैं, आउटसाइडर्स हैं, वो इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिक्स की बहुत इंस्टेबिलिटी है, बहुत पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहती है, लीडर्स बहुत शॉर्ट टर्म में बदल दिए जाते हैं, हर जो भी नया लीडर आता है नया रूल निकालता है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग एक प्रॉपर प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। तो पुअर प्लानिंग है, कोई अच्छी प्लानिंग नहीं हो पा रही है। तो इन सारे रीजन्स की वजह से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस, लैक ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ओके, प्रॉपर पुअर प्लानिंग, इन सारे रीजन्स की वजह से ये हमारे जो रीजन्स हैं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये रिसोर्स रिच होते हुए भी अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। इनके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, बहुत रिसोर्सेज इनमें अवेलेबल हैं, बट स्टिल वो अंडर डेवलप्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्स होना सिर्फ काफ़ी नहीं है। रिसोर्स हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ रिसोर्स होना काफ़ी नहीं है। रिसोर्सेज से अलग भी हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, हमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस की, इन्वेस्टमेंट की, एजुकेशन की, स्किल्स की, प्रॉपर प्लानिंग की, लीडर्स की, सबकी ज़रूरत होती है, जो इनके पास अवेलेबल नहीं है। और उसी की वजह से ये रिसोर्स रिच रीजन होकर भी अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इन केस अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। नाउ, रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स। अब हम उन रीजन्स की बात करेंगे जो रिसोर्स पुअर है, यानी कि जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल हैं या बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हैं, बट फिर भी वो रीजन्स बहुत इकोनॉमिकली डेवलप हो चुके हैं, डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है उन रीजन्स में। अब हम ऐसे रीजन्स की बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा दिल्ली। यूटी इन इंडिया। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। सो जैसे कि हमारे इंडिया में हो गया दिल्ली, हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरी हो गई दिल्ली। तो दिल्ली में रिसोर्सेज नहीं हैं, दिल्ली में बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल दिल्ली बहुत एक डेवलप्ड रीजन है, इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड है दिल्ली। नेक्स्ट अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो जापान हो गया। ओके, जापान में रिसोर्सेज नहीं हैं, जापान में बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज हैं, या ये कहो कि जापान में रिसोर्सेज ही नहीं हैं, बट फिर भी वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा। अनदर एग्जांपल इज़ सिंगापुर भी एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे भी रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल हैं, बट स्टिल वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है सिंगापुर। ओके, तो ये दिल्ली हो गया जो हमारी इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, या फिर अगर हम कंट्री की बात करें तो जापान हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रिसोर्सेज ये मान लो कि ना के बराबर हैं, बट स्टिल ये रीजन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड हैं। क्यों है डेवलप्ड, क्या उनके रीजन्स हैं? अब हम रीजन्स जानते हैं। सो फर्स्ट इज़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड
स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन रीजन्स में क्या है कि ये काफ़ी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट अच्छा है, सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड ह्यूमन बींग्स हैं, काफ़ी उनको स्किल्स कुछ बहुत कुछ आता है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है, उनकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी है, वो अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो काफ़ी पढ़े लिखे और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हैं इन एरियाज़ में। और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? लोगों ने ही बनाई है, स्किल्ड ह्यूमन बींग्स ने ही बनाई है, अपने आप तो नहीं आई है कि आसमान से गिरी है और इन लोगों ने कैच कर ली। पढ़े लिखे लोगों ने, स्किल्ड लोगों ने, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास थिंकिंग एबिलिटी है, जो अपनी नॉलेज को यूज़ करके अच्छा सोच सकते हैं, जो ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस नॉलेज को हम कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने ही, स्किल्ड और पढ़े लिखे लोगों ने ये एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है। तो इन एरियाज़ में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है, और ऑफ कोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन बींग्स हैं तो वो डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन एरियाज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है, देखो, रोड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सारी फैसिलिटीज़, इनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोड या बिल्डिंग नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है। अब कुछ रीजन्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती, तो बिजली ही नहीं होती, तो इंसान करेगा क्या, कमाएगा क्या, खाएगा क्या? तो इन सारे रीजन्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रोड्स अच्छे बने हुए हैं, कॉरिडोर्स अच्छे बने हुए हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हर टाइम अवेलेबल होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी गुड है। एंड स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, बहुत इफ़ेक्टिव प्लानिंग की जाती है, बहुत सोच समझ कर रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ किया जाता है। तो ये लोग एक स्ट्रॉन्ग प्लान्स फॉलो करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उन प्लान्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो रीजन्स हैं ये पुअर रिसोर्स रीजन्स हैं, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो स्किल्ड हैं, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सब की हेल्प से उनको पता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हमको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है, उसको कहते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि इनके पास जो कम लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को ये लोग जानते हैं कि हमें कैसे इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में से अपनी मोस्ट ऑफ द नीड्स हमको कैसे फुलफ़िल करनी है, किस तरह से इन लिमिटेड रिसोर्सेज का हमको यूज़ करना है। और ये हमें कैसे पता चलता है? स्ट्रॉन्ग प्लानिंग से, इफ़ेक्टिव प्लानिंग से हमको ये पता चलता है। सो इफ़ेक्टिव प्लानिंग है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, इसलिए ये लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। सो क्योंकि इन रीजन्स के पास ज़्यादा रिसोर्सेज तो है नहीं, इन रीजन के पास ज़्यादा रिसोर्सेज तो है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करते हैं, यानी दूसरे रीजन से, दूसरी स्टेट से या दूसरी कंट्रीज से ये लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। ओके, ये लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, रिसोर्सेज इम्पोर्ट करते हैं। और क्योंकि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ये लोग उस रॉ मटेरियल को यूज़ कर, मैन पावर यूज़ करके, स्किल्ड ह्यूमन बींग्स को यूज़ करके, नॉलेज यूज़ करके वो लोग उनको फिनिश गुड्स में, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम कहते हैं ट्रेड। वो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, रॉ मटेरियल के बदले फिनिश गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रेड। इससे होती है उनकी अर्निंग, ओके, और जिससे उनकी इकॉनमी में, उनकी कंट्री में डेवलपमेंट आती है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दिल्ली का या फिर से जापान का, सिंगापुर का, चाइना का जो कंट्रीज़ हैं, ओके, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है।
लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट सभी लोग, मैन वीमेन चिल्ड्रन, सब लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं, सबको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। स्किल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चे लोग अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, नॉलेज काफ़ी अच्छी है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि काफ़ी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, काफ़ी वेल डिफाइंड वेल मेंटेन्ड इंडस्ट्रीज़, फर्म्स, फैक्ट्रीज़, कंपनीज़। तो ये सब भी, इन चीज़ों का भी काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी है। ओके, सो दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी हो गई इंडिया में, या फिर जापान जैसी कंट्री हो गई, या सिंगापुर जैसी कंट्री हो गई, तो ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे मिनरल्स, कोल, गोल्ड, सिल्वर, मतलब काफ़ी रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन रीजन्स में। बट स्टिल ये रीजन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। उनका रीज़न यही है कि इनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास है, एजुकेटेड ह्यूमन फोर्स इनके पास है, स्किल्ड ह्यूमन फोर्स इनके पास है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, अच्छे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कॉरिडोर्स बने हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनी हुई हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, ये यहाँ पे प्लानिंग, बहुत इफ़ेक्टिव प्लानिंग की जाती है, स्ट्रॉन्ग उनकी बहुत प्लानिंग होती है, बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव प्लान्स वो बनाते हैं और उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसिप्लिन है लोगों में कि वो लोग उन प्लान्स को फॉलो करते हैं। और इनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ये बहुत एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करते हैं। इनके पास क्योंकि रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये लोग रॉ मटेरियल का, रिसोर्सेज का इंपोर्ट करते हैं और उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे, इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू इनकी अर्निंग्स होती है, ये लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, उससे भी इकॉनमी में काफ़ी डेवलपमेंट आती है। इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं इन एरियाज़ में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन सारे रीज़न की वजह से, इन सारी फैसिलिटीज़ की वजह से, ये जो रीजन्स हैं, दिल्ली, जापान, सिंगापुर, चाइना और काफ़ी सारी कंट्रीज़, काफ़ी सारे रीजन्स, ये रिसोर्स पुअर रीजन्स होने के बाद भी काफ़ी डेवलप्ड हैं। सो दीज रीजन्स ग्रो इकोनॉमिकली डिस्पाइट फ्यूअर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ ह्यूमन स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। तो क्योंकि इन रीजन्स में काफ़ी फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, बट स्टिल ये बहुत डेवलप्ड रीजन्स माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स हैं, स्किल्ड ह्यूमन बींग्स हैं इन रीजन्स में। ओके, टेक्नोलॉजी इनके पास काफ़ी अच्छी है और प्रॉपर मैनेजमेंट की हेल्प से ये काफ़ी डेवलप्ड रीजन्स माने जाते हैं, डेवलप्ड रीजन्स बन गए हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया है ऐसे रीजन्स जहाँ पे जो रिसोर्स रिच हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मिनरल्स, फॉरेस्ट, काफ़ी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बट स्टिल वो रीजन्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हो गया। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, एजुकेटेड लोग नहीं हैं, स्किल्ड लोग नहीं हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास मशीनरीज़ नहीं है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, और वहाँ का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास प्रॉपर रोड्स नहीं हैं, कॉरिडोर्स नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती वहाँ पे बिल्डिंग्स, हाउसेस, फर्म्स, कंपनीज़, ये सब कुछ नहीं है। ओके, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, और उनकी बहुत पुअर प्लानिंग है, वहाँ पे प्लान्स अच्छे नहीं बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है। ओके, और तो वो लोग इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, पढ़े लिखे ना होने की वजह से, उनको नहीं पता कि उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, बट उनको किस तरह से यूज़ करना है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों की, फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से ये रीजन्स हैं, जो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब रिसोर्स रिच होकर भी अंडर डेवलप्ड रह गए। ऑन दी अदर हैंड वहीं पे कुछ ऐसे रीजन्स हैं, जैसे हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई दिल्ली, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, और बहुत सारे रीजन्स और कंट्रीज़ हैं, ये इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन इनके पास स्किल्ड ह्यूमन लेबर है,
स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनको पता है कि इनको अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज़ करने हैं। इन लोगों के पास रिसोर्स नहीं है तो ये इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल का और उनको फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करके, कन्वर्ट करके उनको एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इन सब रीजन्स की वजह से हमारे ये जो रीजन्स हैं ये रिसोर्स पुअर होने के बावजूद भी काफ़ी डेवलप्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स बहुत अच्छी हैं इन रीजन्स में, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और प्रॉपर मैनेजमेंट की हेल्प से दे हैव बिकम डेवलप्ड रीजन्स, डेवलप्ड इकोनॉमीज़। सो गाइज़, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि इंडिया रिसोर्सेज के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स डाल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए इंडिया के क्या क्या एफ़र्ट्स रहे हैं। इंडिया 5 ईयर प्लान्स बनाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन करने के लिए। फिर हमने ये पढ़ा कि सिर्फ रिसोर्सेज का ही होना डेवलपमेंट होना नहीं होता है, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना होता है, और रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए हमें और काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होता है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हमारे रोड्स अच्छे होने चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे पॉसिबल वे में यूज़ करना है, बेस्ट वे में यूज़ करना है, उसके लिए इफ़ेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है रिसोर्स का कैसे हमें यूज़ करना है। और अगर ये फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो रिसोर्सेज का होना ना होना एक ही होता है। रिसोर्सेज का सिर्फ रिसोर्सेज के होने से डेवलपमेंट नहीं होती, ये बाकी ये सारे फैक्टर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। फिर हमने ऐसे रीजन्स के बारे में डिस्कस किया जो रिसोर्स रिच हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं, बट ड्यू टू पुअर कंडीशंस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर फैसिलिटीज़ वो फिर भी डेवलप नहीं हो पा रहे, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। और ऑन दी अदर हैंड फिर हमने वो रीजन्स डिस्कस किए जहाँ पे रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं बट वो स्टिल बहुत डेवलप्ड रीजन्स हैं, जैसे कि हमारी यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गई, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया एंड मैनी अदर कंट्रीज़। सो आज के लिए इतना ही। बाकी हम रिसोर्सेज की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा हम हिस्ट्री में जाएंगे कि पहले क्या होता था, या रिसोर्सेज को लेके पहले क्या छेड़छाड़ हुई है, रिसोर्सेज के साथ पहले क्या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो हम रिसोर्सेज की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अभी आप लोगों को किसी चीज़ में कैसा भी डाउट है तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो फॉर नाउ दिस इज़ द रैप ऑफ टुडेज़ लेक्चर, and if you liked this video please share this video, subscribe my channel, turn on the bell notification, and अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं तो प्लीज़ उनके साथ मेरा चैनल शेयर कीजिए, अब वीडियोज़ शेयर कीजिए। आई होप ये उनको हेल्प करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।